आपके अपने चैनल में आपका अभिनंदन करती हूँ। आपका अपना शो एक मुलाकात। देखिए, हम मिलाते हैं आपको हर वीक एक नए इंसान से, एक नई शख्सियत से, और उनसे अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं उनसे, जिसका फ़ायदा हमें भी होता है और आपको भी होता है। तो आज ये जो अक्टूबर का मंथ है, कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, जिसमें हम बात करते हैं कैंसर के ऊपर। जब हम छोटे थे, तो हमने कभी कैंसर के बारे में इतना सुना नहीं था, और ये कहाँ से इतना बढ़ गया और क्यों बढ़ गया, इसके जवाब हम लेंगे एक स्पेशलिस्ट से, जो कि एक माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है और कैंसर स्पेशलिस्ट है। कहते हैं कि एक जो डॉक्टर होता है, उसका किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो उनको सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरा पेशेंट है और उसको मुझे देखना है और उसे मुझे ठीक करना है। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं, पर इस दुनिया में नहीं पता चलता किसी का करैक्टर। आज भी लोग देखते हैं खुदा डॉक्टर, डॉक्टर में खुदा देखते हैं, मिन्नतें करते हैं हमारे बच्चे को बचा लीजिए, और वो भी अपनी पूरी पावर में लग जाते हैं कि किसी के बेटे से पिता को ना छीना जाए, या माँ बाप को ना छीना जाए, या किसी बहन से भाई को ना छीना जाए। पर जितनी देर डॉक्टर हौसला देते हैं, उतनी देर परिवार भी उन हौसले के साथ बंधे होते हैं, और एक पूरी मेहनत के साथ, एक पूरी शिद्दत के साथ एक डॉक्टर जो है अपना काम करता है। उसके लिए हम उनको तहे दिल से सलाम करते हैं, रिगार्ड करते हैं उनका। अभी इस कोरोना की महामारी में देखिए, हम सबसे कहते हैं कि आप घर में बैठिए, मास्क लगाइए, और एक ये डॉक्टर हैं जो रोज सुबह निकल जाते हैं बाहर देखने के लिए पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। कितना बड़ा दिल होता होगा इनको। हम एक इंसान को रोते हुए नहीं देखते, और ये अपनी पूरी जिंदगी में हंसते हुए लोगों को भी देखते हैं और रोते हुए को भी। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज आपको एक महिला डॉक्टर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है और हमारे फिनिक्स से हैं, फिनिक्स अर्जोना से हैं, और इनसे आज कैंसर अवेयरनेस मंथ पर कैंसर के टॉपिक पे बात करते हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर मनप्रीत चड्ढा। नमस्कार मनप्रीत थैंक यू। जी, नमस्कार मंजू जी, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं बताएं। आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है, जैसा कि हम पूछते हैं डॉक्टर साहब, आपके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कितने समय से यहाँ पर हैं आप? तो मैं दिल्ली की ही बॉर्न हूँ, तो दिल्ली में जी ही मेरी सारी पढ़ाई हुई है। दिल्ली में दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल ट्रेनिंग करी। जी जिसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड यूएस आ गए थे, और जी यूएस में फिर मेडिसिन की, जैसे यहाँ वहाँ पे इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल की मेडिसिन की ट्रेनिंग आगे। जिसके बाद ऑन्कोलॉजी में, जिसे इंडिया में डीएम कहते हैं, यहाँ पे फेलोशिप कहते हैं, जी कैंसर स्पेशलिटी में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉट अ सर्जन या रेडिएशन नहीं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग करी मैंने। जी उसके बाद मैंने 1 साल ड्रग डेवलपमेंट स्कॉलर की ट्रेनिंग करी, जिसमें कि पेशेंट को न्यू ड्रग, कैंसर पेशेंट्स के लिए न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, उसको मैंने करी। जिसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, जी और 1-2 साल की एडिशनल ट्रेनिंग मैंने करी है, जिसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन ट्रेनिंग कहते हैं, जी जिसके साथ कि एक पेशेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच में, जैसे आप उसको ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स तो दे रहे हैं, पर सपोर्टिव केयर के लिए कैसे आप उसको हील कर सकते हैं एज अ टोटल पेशेंट, फॉर उसकी सर्वाइवरशिप इम्प्रूव हो, हेल्थ इम्प्रूव हो, वो करी मैंने। जी। और आपके, अभी आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं,
तो जब बीमार होते हैं एक दूसरे का इलाज कर देते हैं आप लकीली मैं तो इलाज नहीं करती, ना ही मैं दुआ करती कि उनको मेरी वाली बीमारी हो। नहीं नहीं, मैं मेरे तो से तो लोग सीरियसली भाग जाते कि आप अच्छे हैं, पर मुझे फ्लू, आपको मैंने देखना ना फ्लू पड़े। की जैसे बुखार चढ़ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, नॉर्मल सी है, खांसी जुकाम हम है भी बीमारियां जी। कर लेते हैं, हाँ जी। या जी। तो आपकी आपने बताया कि आप दिल्ली से, तो आपके पेरेंट्स दिल्ली में ही हैं सब के यहाँ पर हैं? मेरे पेरेंट्स काफी अरसे तक दिल्ली गुड़गांव एरिया में रहे, और अब यहाँ मूव कर गए एज के साथ, तो फिर वो अब यहाँ मेरे ब्रदर के साथ रहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, आपने लास्ट में कुछ कहा कि आयुर्वेदिक का या कुछ ऐसा, तो इसका इससे क्या कंसर्न क्या है, मतलब क्यों आपके दिमाग में आया कि मुझे ये भी करना है? तो सिंपल वे टू अंडरस्टैंड मंजू जी, ऐसे जैसे हम दवाई देते हैं इन अ वे, जैसे एक दवाई का जो कीमोथेरेपी मेडिसिन होती है उनका बॉडी के ऊपर भी असर होता है। जी तो इन अ वे जैसे पेशेंट को समझाती हूँ कि जैसे आप एक केमिकल स्प्रे तो कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे अगर आप एक गार्डन है तो आपको हीलिंग द सॉइल का कॉन्सेप्ट है कि आप एक वीड को तो किल कर दिया, पर बाकी पूरा जो गार्डन है उसको कैसे हील करें कि नॉर्मल सेल्स भी अच्छे ग्रो करें। सो जी कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, और उसको जो सलीके से करना है वैसे ही करना है। पर इसके अलावा जो बॉडी को ओवरऑल हीलिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन जो न्यूट्रिशन, कैसे अच्छा खाना है, क्या अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, और अगर नौशिया हो रहा है तो हम क्या सिंपल चीजें भी क्या कर सकते हैं सिर्फ दवाइयों के अलावा। तो जी उस चीज का हेल्प होता है कि हम और क्या कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कैंसर क्या है, इसके बारे में बताइए कि कैंसर क्या है। क्योंकि जब हम छोटे थे, कोई विरला विरला मीन्स कोई कोई इंसान होता था जिसको हमने सुना कि, वैसे तो जब तक हम हाई स्कूल में थे हमने किसी को सुना ही नहीं, ना ही इतने कैंसर स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर देखे हमने, ना ही कोई दूसरा, मतलब दूसरे डॉक्टर थे। पर ये कैंसर है क्या, ये कैसे आता है आप हमारी बॉडी में? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मंजू जी अंडरस्टैंड करने की कि जो कैंसर है वो हमारे ही बॉडी के सेल से स्टार्ट होता है। तो जी हमारे ही बॉडी के सेल्स जब चेंज हो जाते हैं, उनके जी कई कारण हो सकते हैं, कई जेनेटिक कारण होते हैं कि मे बी जी कई पेशेंट्स की फैमिलीज में कैंसर्स काफी प्रीडोमिनेंट होते हैं, उनकी एबनॉर्मल जीन्स होते हैं जिस करके बॉडी के सेल्स चेंज कर जाते हैं और वो ज्यादा प्रोन होते हैं कैंसर होने के। उसके जी अलावा एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो हमें मिलते हैं वो भी हमारी बॉडी को बाहर के, हम क्या हवा ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, और जो हमारा लाइफस्टाइल क्या है वो सब इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी के सेल्स को। तो बॉडी के सेल्स जब चेंज कर जाते हैं, जिसको हम जीन लेवल पे म्यूटेशन कहते हैं, कि वो ऐसे चेंज कर जाते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं रहते। सो वो जो सेल्स हैं अनकंट्रोल्ड डिविजन, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करते हैं जो सेल्स, उसको हम कैंसर ग्रोथ कहते हैं। कि वो जो सेल है वो जैसे नॉर्मल स्किन का सेल एक लेवल तक ग्रो करेगा, ऐसे मास नहीं बनाता है क्योंकि वो जी कंट्रोल में रहता है। तो अनकंट्रोल्ड जो डिविजन होती है सेल्स की, उसके करके जो बॉडी में ग्रोथ्स हो जाती हैं उसको कैंसर कहा जाता है, क्योंकि इट्स एन अनकंट्रोल्ड, जिसको हम सेल डिविजन कहते हैं। पर जैसे एक इंसान है जिसकी फैमिली में आगे तक पीछे तक कोई कैंसर का पेशेंट नहीं है, राइट, और उस इंसान को कैंसर हो जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है? मतलब क्या सो कोई खाने हाँ पीने जी। में कमी रह जाती है? सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं मंजू जी, ऑफ कोर्स कई कारण हम, जैसे आपने कहा कि हम पॉइंट कर सकते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री थी, या कोई जी स्मोक करता था, या एक्सेसिव ज्यादा अल्कोहल पीते थे, कईयों को तो जैसे तंबाकू चू करने से। तो कईयों का तो कारण दिखता है कि हम समझ सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं, और जी कईयों का एनवायरमेंटल से भी होता है, कि जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं, आजकल जी इतना पोल्यूशन है, इतनी ज्यादा टॉक्सिन्स एयर में भी हैं कि जो हम इनहेल करते हैं उसके कारण भी, इवन जो नॉन सिगरेट स्मोकिंग जिनको हम नॉन स्मोकर कहते हैं, हमारे लंग्स, अगर जो किसी मेट्रोपॉलिटन में आप जैसे दिल्ली हो या क्राउडेड सिटीज में आप रहते हैं, तो वहां पे देखा गया कि उन पेशेंट्स के जो लंग्स होते हैं वो उतने ही बुरे होते हैं जो स्मोकर्स के होते हैं, तो जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं। जी उसके अलावा काफी चीज, एंड वी आर लर्निंग काफी चीजें पेस्टिसाइड्स के साथ रिलेटेड, आजकल काफी लिम्फोमास का, ब्लड कैंसर्स का, पेस्टिसाइड जो कि हर खाने में है, इवन द फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी हम लेते हैं, हर खाने के ऊपर इनका स्प्रे किया जाता है।
उस करके भी हो सकती है। सो कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, हम वॉश कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पर डाइट दैट वी आर ईटिंग, ऑफ कोर्स इवन हाई फैट डाइट, ओबेसिटी आजकल जो है, ओबेसिटी मोटापा जो है, उसका सबसे ज्यादा रिलेशन विद ऑल कैंसर्स इज मोटापा का रिलेशनशिप आजकल किया जा रहा है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि हम बैठ के काम करते हैं ज्यादा, हमारी मोबिलिटी उतनी नहीं है, हम चलते कम है, एक्टिविटी कम है, इनका फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी का काफी ज्यादा रिलेशनशिप आजकल कैंसर के साथ किया जा रहा है। स्मोकिंग कम हो रही है, अल्कोहल कम हो रही है, वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस करके वो सब कम हो रहे हैं, पर ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापा और कम एक्सरसाइज जो है, ये आजकल काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट कॉज कैंसर कॉजेशन का बन रहा है। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि अभी पीछे कहीं मैंने पढ़ा था कि रेडिएशन जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव फूड का है, वो उससे काफ़ी कैंसर की प्रॉब्लम शुरू हुई है कि भाई जैसे जापान की कंट्री है मेरे ख्याल, उसमें से उन्होंने बोला कि माइक्रोवेव आउट फ्रॉम द हाउस। सो सर्टेनली मंजू जी, काफी चीजें हैं जिनकी स्टडीज ऑनगोइंग है। एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं आपको वही बोलूंगी जिसका एक प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टडी में आया वो प्रूफ। पर सर्टेनली काफी स्टडीज में, जिसको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज भी कहते हैं, जिसमें एसोसिएशन ये फाइंड आउट किया गया कि अगर आप प्लास्टिक्स के में हीट करें तो उसमें प्लास्टिक्स से केमिकल्स जो होते हैं वो फूड में लीच कर जाते हैं, फूड के अंदर चले जाते हैं, खाने के अंदर। सर्टेनली इस उसका काफी असर बताया गया है। ट्रेडिशनल कुकिंग जो है, जो कि हम स्टोव टॉप पे करते हैं या अवन में बेक करते हैं या स्टीम करते हैं, जैसे हम दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दैट इज अ हेल्दियर वे ऑफ कुकिंग। ऑफ कोर्स कि फूड को डेफिनेटली ऑल्टर करता है, पर वो क्या ऑल्टरेशन इज एनफ टू कॉज कैंसर? उसके अलावा आई थिंक केमिकल एक्सपोजर एंड अदर थिंग्स, सारा कुछ एक चीज नहीं होती, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स इज व्हाट आई हैव लर्नड, कि एक चीज के अलावा सब चीजें जो उस चीज को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है, डाइट एंड लाइफस्टाइल, उसके अलावा कई चीजें जो भी हमें साइंस को भी नहीं पता कि क्यों होता है। कई बार जैसे आपने कहा कि जिसको कुछ दूर दूर तक नहीं, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, कई ऐसी चीजें हैं जिसका अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, एक फ्रोजन फूड का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ये किस हद तक सही है कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कि हम उसका खाना बंद कर दें? फ्रोजन फूड में वैसे तो मंजू जी ऑल्टरेशन नहीं है, पर क्या क्या उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी पौष्टिकता जो है, क्या वो मेंटेन हो रही है? मतलब क्योंकि वो क्वेश्चन है, क्योंकि जो बॉडी, अगर आप सोचें, अगर आप नेचुरल वे से सोचा जाए तो नेचर में जो चीजें, जिससे चाइनीज भी कहते हैं यिन एंड यांग, कि नेचर में जो चीजें हैं, बॉडी जो दुनिया में या कुदरत में क्रिएट करी गई हैं, वो उसमें एक बैलेंस है। और अगर वो उस टेम्परेचर में ग्रो नहीं करती, तो आप उस टेम्परेचर में अगर उसको स्टोर भी करते हैं, तो इट इज नॉट द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे टू ईट। क्या उसका डायरेक्टली कैंसर से रिलेशन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी, पर डेफिनेटली जितना आप नेचुरल फॉर्म में और द मोस्ट नेचुरल वे में आप ईट करें तो वो बेहतर है, क्योंकि वो आपकी न्यूट्रिशन के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप जो नेचुरल, जिस तरह से नेचर ने उसे क्रिएट किया है, उसी फॉर्म में ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा फ्रीज ना करें, ज्यादा फ्राई मत करें, तो वो आपके लिए हेल्दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनप्रीत चड्ढा फिनिक्स से, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और बातों का सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे, जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। वो ढूंढते रह गए, वो हो ढूंढते रह गए, कभी मंदिर कभी मस्जिद, वो ढूंढते रह गए कभी मंदिर कभी मस्जिद, पर उन्हें ये क्या पता, मुरादें तो अस्पतालों में ज़्यादा मांगी जाती हैं। जी हाँ, मुरादें अस्पतालों में ही मांगी जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनप्रीत चड्ढा से। तो डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये इसके मतलब कैसे पता चलता है, इसके साइन और सिम्टम क्या है कैंसर के, और ये कितने प्रकार का होता है? मंजू जी, तो दो सवाल हैं। पहला मैं आपको जो
जो पहला है कि सिम्टम्स जो है ये रिमेम्बर करें कि कैंसर के कुछ सिम्टम्स तो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, पर कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे सिम्टम हो सकता है। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट में लंप फील हो सकता है, मैस फील हो सकता है, लरसौली फील हो सकती है। स्किन पे कैंसर हो तो जैसे अगर आपको स्किन पे कोई एबनॉर्मल सी ग्रोथ दिख रही हो जो कि नॉर्मल नहीं लगती हो आपको, और या फिर तिल का चेंज होना, बड़ा होना, अनयूजुअल लगना। तो कुछ सिम्टम्स जहाँ पे डिजीज है, जैसे कोलन कैंसर के ब्लड हो बाथरूम में, या कॉन्स्टिपेशन हो जाए कि कब्जी हो ज्यादा और या खून आए, तो ये सिम्टम जो जहाँ लोकेशन के साथ साथ सिम्टम्स हो सकते हैं। और कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अगर कैंसर अंदर ग्रो कर रहा हो जहाँ बॉडी को हार्म कर रहा हो, तो आपको फटीग, कमजोरी, अनीमिया जैसे पेल हो जाना एकदम, जैसे बॉडी में खून की कमी हो जाना, फटीग हो जाना कि बहुत जल्दी टायर्ड फील करना कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो अनएक्सप्लेन्ड फीवर होना, जैसे काफी ब्लड कैंसर्स या काफी बॉडी के अंदर के कैंसर्स में फीवर्स होते हैं जिसका कोई कारण नहीं भी, कुछ और नहीं, बस अचानक बुखार रेगुलरली रोज होना जैसे। और एक चीज जिसको हम कहते हैं नाइट स्वेट्स, जैसे कि स्वेटिंग होना, बहुत सारा पसीना आना, गर्मी के बिना, जैसे अपने आप, जैसे स्पेशली रात को पसीना आना, कि अनयूजुअल हो सकता है कि दिस कैन बी साइंस, नोजिया, दिल कच्चा होना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना जो कि काफी इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कैंसर का। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो कैंसर काफी सारे टाइप्स के होते हैं, पर हम जैसे अगर एक ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से या हम लोग जो डिवाइड करते हैं कैंसर्स को, तो एक हम कहते हैं कार्सिनोमा, जो कि स्किन की लाइनिंग या बॉडी के अंदर के ऑर्गन की लाइनिंग, जो इनर लाइनिंग है उससे स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें कार्सिनोमा कहते हैं। फिर आप सोचे कि एक होता है कि फिलर टिश्यू होता है, जैसे फैट, मसल, उसको उनके ट्यूमर्स को हम सार्कोमा कहते हैं। और उसके अलावा ब्लड कैंसर्स होते हैं, जो कि ब्लड कैंसर्स लिम्फ नोड्स में भी हो सकते हैं, जो नेक में लिम्फ नोड के ग्लैंड्स होते हैं, अंदर भी बॉडी में होते हैं, या के अंदर के कैंसर जो बोन मैरो से स्टार्ट होते हैं उनके, तो ब्लड कैंसर या हेमेटोलॉजिकल ब्लड कैंसर मैलिग्नेंसीज होती हैं, जिसमें लुकीमिया, लिम्फोमा, उस तरह की बीमारियां आती हैं। तो ब्रॉडली हम इन टाइप में कह सकते हैं, पर हर बॉडी के पार्ट का ही कैंसर का अलग नाम होता है, हर कैंसर यूनिक होता है एक्चुअली। इनफैक्ट हर बॉडी के ऑर्गन के टाइप के भी कैंसर में डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो इतना साल लग जाते हैं पढ़ने में। जी, पर ये जो आपने बताया कि कैंसर के बारे में कि जो, तो ये क्या धूप, जैसे कि हम लोग अरिज़ोना में तो गर्मी बहुत पड़ती है, क्या ये जो इफेक्ट करता है स्किन कैंसर धूप में? जैसे बाहर लोग काम करते हैं, लेबर तबका है या लेबर लोग हैं यहाँ पर, बहुत काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, अगर आप एयरपोर्ट में देखो तो रैंपर सारे वो धूप में दिन रात काम करते हैं, तो आपको लगता है कि ये धूप का कैंसर से रिश्ता है? बहुत अच्छा सवाल मंजू जी। एरिजोना में या धूप की जगहों में जहाँ पे डायरेक्टली स्किन पे धूप बहुत पड़ती है, तो स्किन डैमेज होने करके स्किन के कैंसर, जैसे कि मेलानोमा, जो कि जैसे काले तिल वालों जगहों से शुरू होता है, तिल की जगहों का होता है, या स्क्वेमस सेल और इवन बेसल सेल्स, ये कॉमन होते हैं स्किन के कैंसर जो हैं, जो कि धूप के एक्सपोजर से, बिकॉज धूप में एक यूवी लाइट होती है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए या तो फुल कपड़े डालें, प्रोटेक्ट करें, तेज धूप में नहीं जाएं ज्यादा देर, और सनस्क्रीन अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें। तो ये चीजें डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप दूसरी तरह से सोचे तो थोड़ी धूप लेना अच्छी बात है। धूप में विटामिन डी होता है, जो कि गुड लेवल ऑफ विटामिन डी कई कैंसर में प्रोटेक्टिव भी फाइंड किया गया, जैसे कोलन कैंसर में। सो टू मच नहीं करना, बीच का मिडिल पाथ जो है वो अच्छा है, पर अच्छी है। कई लोग सनस्क्रीन से एलर्जिक होते हैं, तो हाँ जी, उनके लिए क्या है? हाँ जी, तो सनस्क्रीन्स भी जो है अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जैसे लंबी पतले कपड़े जो रिफ्लेक्टिव हो, जैसे वाइट कपड़े रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, आपके अंदर नहीं जाती, बाहर से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लाइटर कलर्ड क्लोथ्स डालें, जैसे लूज कॉटन क्लोथिंग्स, और उसको अगर आप कवर डालें तो दैट इज प्रोटेक्शन। हैट्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे सिर पे कवर करें जिससे कि धूप नहीं पड़े, वो सबसे ईजिएस्ट वे है।
उसके अलावा जो सनस्क्रीन्स हैं, एक्चुअली आप सनस्क्रीन अगर स्टडी करें तो डिफरेंट सनस्क्रीन्स होते हैं। कुछ जो सनस्क्रीन्स हैं केमिकल बेस्ड होती हैं और कुछ जो होती हैं प्रोटेक्टिव बेस्ड होती है। तो जो केमिकल बेस्ड होती है वो तो इनफैक्ट एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है मोस्ट जी ऑफ जो और जो दूसरी होती है जो पेस्टी जिंक पेस्ट होती है जो कि स्किन के ऊपर एक जिंक की लेयर बना देती है जो जी। कि रिफ्लेक्ट करता है। तो ट्राई किया जा सकता है कि मोर नेचुरल फॉर्म में अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करें जिसमें और एक्स्ट्रा केमिकल्स ना हो तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एलर्जी की सिचुएशन यूनिक हो जाती है, तो पर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग डेफिनेटली बेटर, और तेज धूप में ना निकलें। और इसके और भी कोई उपाय हैं जिससे कि हम अपना बचाव कर सकते हैं? जैसे कुछ आप बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो कैंसर प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन के दो इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन जो कि हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, और जी दूसरी इन वे थोड़ी सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन भी है। अगर आप अर्ली स्क्रीनिंग कराते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास रेगुलरली जांच कराने जाएं जिससे जी कि डॉक्टर आपकी स्किन का चेक करे, ब्लड टेस्ट करे, एग्जामिन करे, कोई जी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में लंप मिले तो जैसे या फीमेल की एग्जामिनेशंस हो या कोलोनोस्कोपी हो, रेगुलर जांच कराना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आप नॉट ओनली कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन जो कि अर्ली स्टेज में कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बिफोर वो स्प्रेड करे। जी दूसरा एस्पेक्ट है कि हम अपने आप से क्या कर सकते हैं। तो अपने आप से प्रोटेक्ट करने के लिए एक जरूरी चीज है कि जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करी, स्मोकिंग, जी अल्कोहल, धूप की आपने बात करी, इन चीजों से अपने आप को अवॉइड करें। पोल्यूशन से अवॉइड करें। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है पर अगर एनवायरनमेंट को ही हम चेंज करें तो हमारे ऊपर भी अच्छा असर होगा। डाइट, अप्रोप्रिएट डाइट एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज, ओबिसिटी को कम रखें। तो ये सारी चीजें ही इन अ वे दीज आर पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन में आप अपने आप को एक हेल्थियर लाइफस्टाइल दे रहे हैं जिससे कि आपका रिस्क रिड्यूस होता है ऐसी बीमारियों का। जी। पर डॉक्टर साहब मैंने देखा है कई लोग तो पूरी अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, वेट भी नहीं होता, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। एंड जैसे हमने पहले बात की मंजू जी, अनफॉर्चुनेटली कई चीजें जो है साइंस भी अभी लर्न कर रही है। जैसे आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, जी जिम जाते हैं, अच्छा खाते हैं, उसके बावजूद भी कईयों को हो जाता है। जी एंड ऑफ कोर्स वी आर लर्निंग, एंड आई एम श्योर कि मे बी आप मेरे को 10 साल बाद दोबारा बुलाएंगे तो मैं आपको बेहतर आंसर बता पाऊंगी और चीजों के भी। जी लर्निंग की और क्या चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए जब तक नहीं हो तो रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर कराएं जिससे आप अर्ली डिटेक्ट कर सकें। मतलब आप हमारे दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि पहले तो बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स के पास जाते थे लोग, तो अभी थोड़े अवेयर हो चुके हैं, तो आप सबको ये चाहिए कि एटलीस्ट कि 1 साल में स्क्रीनिंग करानी चाहिए, 2 साल में करानी चाहिए, कितना अरसा चाहिए, एवरी ईयर करानी चाहिए? मेमोग्राम का तो मुझे पता है कि ये हर साल के एवरी 2 इयर्स करवाना चाहिए। एम आई करेक्ट? सो मंजरी देयर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। तो जी हर एक ऑफ कोर्स मैं आपको यूएस का बता सकती हूँ, हर हर कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंट ट्वीक है बट डिफरेंट है मोर और जी लेस सिमिलर है। जी तो ऑफ कोर्स जो रूटीन जिसको हम यहाँ पे अमेरिका में तो काफी रेगुलरली लोग जो एक प्राइमरी जी केयर डॉक्टर के पास जाते हैं। इंडिया में मैंने इवन मेरे अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव से मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक नहीं जाते। तो जी यानी कि जब तक कोई सिम्टम ना हो कि अब अपनी खुद की प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं चलती तो हम जाते हैं। तो वो जी प्रॉब्लम, उस कॉन्सेप्ट को चेंज करना कि नहीं, एक अगर मैं ठीक भी फील कर रहा हूँ तो रेगुलर वंस अ ईयर डॉक्टर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर से पूरा चेकअप कराना जिसमें आपके लंग्स को सुने और आपको एग्जामिन करें, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार जब तक आप खुद सिम्टम लेके जाते हैं तो यूजुअली देर हो जाती है। तो जी ये सबसे पहली जो रूटीन, गोइंग टू अ प्राइमरी केयर डॉक्टर, रूटीन डॉक्टर के पास जाना, जो कि एक बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है मुझे मालूम है क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी सब इंडिया में रहते हैं, और मतलब इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्योंकि हमें होता है जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों जाना। तो जी ये प्रिवेंशन करने के लिए पहले जाना है। सेकेंड चीज, डिजीज स्पेसिफिक, जो एक एक हर एक कैंसर के लिए, एक्चुअली सब कैंसर के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग नहीं है अभी, पर जैसे स्किन कैंसर्स है, जैसे एरिजोना जैसी स्टेट में या धूप वाली स्टेट में जहाँ बहुत धूप पड़ती है या आउटडोर्स है, तो आप एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं। वो आपको एनालाइज करते हैं कि
कहाँ पे आपके एबनॉर्मल लुकिंग सेल्स हैं और कितनी बार आना है, वो आपको बेस्ड ऑन आपको क्या है वो फिर बताते हैं। सेकंड फॉर मैमोग्राम, जो जी अच्छा, हम आपसे मैमोग्राम पर और इस पे बाद में बात करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे फिर इससे डिटेल में। आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ में, और लेडीज आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो जाइएगा नहीं, आप देखते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर पर, सो ये अक्टूबर का महीना है और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मंथ भी है। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर का कई लोगों को मैंने देखा है कि उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है औरतों पर। कभी ऐसा कोई तजुर्बा आपके सामने आया कि जो एक इंसान ब्रेस्ट कैंसर के साथ आपके पास आया, ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक होकर चला गया, और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल और एक अनदर जीने की चाह लेके वो आगे गया? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ट्रीटमेंट है इसका, ब्रेस्ट कैंसर का? कैसे, क्योंकि आपका हौसला जो होता है ना, वो उस टाइम भगवान की तरह होता है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। इतना भरोसा होता है कि इंसान को डॉक्टर के ऊपर कि भाई, अगर हम देखें तो भगवान ही दूसरा समझते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर पे, कि ये क्यों और कैसे आता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप अपने पेशेंट्स को हौसला देती हैं? तो और हाँ जी मंजू जी जी, मैं काफी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स देखती हूँ। जी तो ब्रेस्ट कैंसर के जो आपने पूछा कि कैसे होता है, तो कई फैमिलीज में इनहेरिटेड जीन्स होती हैं जिस जी करके कि आपकी बॉडी कैंसर के ज्यादा प्रोन होती है। जी जो कॉमन जीन्स होती है उनको हम ब्रैका जीन कहते हैं, या BRCA, ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स होती हैं। जी तो BRCA जीन्स और कई और जीन भी आइडेंटिफाई करी गई हैं जो कि एसोसिएटेड होती है। तो अगर किसी की फैमिलीज में उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर्स, कजन्स में कैंसर, ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर जो कि फीमेल ऑर्गन्स का कैंसर हो, जी तो कॉमन हो, तो उन्हें पहले तो अपनी जेनेटिक टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए और अर्ली मैमोग्राम्स, जल्दी मैमोग्राम एज में शुरू करने चाहिए। जो नॉर्मल रिकमेंडेशंस है वो 40 इयर्स ऑनवर्ड्स है, 40 साल से ऊपर। पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप में ये एबनॉर्मल जीन्स हैं, तो अर्ली मैमोग्राम्स कराने बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहती हैं कि 40 साल की उम्र के बाद हर औरत को अपना मैमोग्राम कराना चाहिए? यस, बिल्कुल और कराना उसका चाहिए। अरसा कितना चाहिए? अगर एक साल में आप सोचो कि हम ठीक हैं, ठीक है ना, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हर साल कराना चाहिए या कितना टाइम बाद करवाना चाहिए? तो बेस्ट, तो क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं तो कहूंगी बेस्ट है कि आप हर साल कराएं। हर साल कराएं, क्योंकि ठीक है। क्योंकि मैंने काफी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि 2 इयर्स भी कई रिकमेंडेशंस में है कि आप अप टू 2 इयर्स बेस्ड जी ऑन की पेशेंट की क्या ब्रेस्ट डेंसिटी है और अदर रीजंस करके कर सकते हैं। पर मैंने काफी पेशेंट्स ओवर द लास्ट 10 इयर्स देखे हैं जिनके इवन विद इन दैट टाइम अ कैंसर कैन डेवलप। सो आई वुड सजेस्ट कि मेरा जो तजुर्बा है कि आप हर साल कराएं तो अच्छा है। जी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट के अंदर ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो सबसे पहले तो यूजुअली जब पेशेंट फील करता है या मैमोग्राम में दिखाई देते हैं ये लीजन्स या स्पॉट्स दिखाई देता है जिसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, सफेद डॉट्स दिखाई देते हैं, तो उसकी बायोप्सी की जाती है तो पता लगाने के लिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये हमने ये सुना है कि अगर आपके उसमें कुछ आया है तो बायोप्सी के बजाय आप रिमूव कर दें, क्योंकि जैसे ही आप बायोप्सी करते हैं वो और बढ़ना शुरू हो जाता है और रियल क्विक फैलना शुरू हो जाता है। ये सही ये है आपने कि बहुत गलत? अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि ये हमारे सारे पेशेंट्स पूछते हैं। तो जी ये जो कॉन्सेप्ट है कि खाली बायोप्सी की नीडल से कैंसर स्प्रेड कर जाएगा, आ, कुछ हद तक ठीक है क्योंकि कुछ एक दो कैंसर्स हैं जिनमें हम बायोप्सी नहीं करते,
क्योंकि जी उनमें एक्चुअली ऐसा स्प्रेड होने का चांस प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे कि ओवरी का कैंसर हो या टेस्टिकुलर कैंसर हो, इवन किडनी का कैंसर हो, तो ये 3-4 जगहें हैं जहां पे हमें मालूम है कि कैंसर ट्रैक कर जाता है, नीडल के साथ ट्रैक कर सकता है और स्प्रेड कर सकता है। जी बाकी सारी जगहों में ऐसा कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है और बायोप्सी ही सबसे बेस्ट तरीका है। आप कुछ सोचें कि अगर मान लीजिए कि वो बायोप्सी नेगेटिव या बिनाइन हो और आपको ब्रेस्ट सर्जरी करानी पड़े, तो वो और उससे मतलब सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो बायोप्सी उसके हिसाब से तो कितनी आसान है। नीडल बायोप्सी है, तो नीडल बायोप्सी सिर्फ कुछ कुछ कैंसर्स में एक्चुअली शोन है कि ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, जी क्योंकि और बाकी सब कैंसर्स में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ होती है बायोप्सी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप अननेसेसरी सर्जरी कराएं, तो उससे तो आप सोचिए कि किसी को लंग में स्पॉट हो और आपको लंग काटना पड़े और बाद में पता चले कैंसर नहीं था, तो बायोप्सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बायोप्सी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बायोप्सी इनफैक्ट बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। नीडल बायोप्सी होता है, नम करते हैं लोकल आपको, ताकि आपको फील ना हो सुन करके, और कई बार कईयों को थोड़ा लाइट रिलैक्सेशन मेडिसिन भी दे के करना, बेस्ड ऑन कहाँ कर रहे हैं आप। तो उस तरह से तो बायोप्सी बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। आउट पेशेंट आप जाके अपने घर से जाके टेस्ट करा के घर वापस जा सकते हैं, कोई ऐसा वहां रुकने का जरूरत नहीं होता। तो बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं, किस टाइप का कैंसर है। क्योंकि जी कैंसर, जैसे मैंने कहा कि एक ब्रेस्ट के अंदर भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जो कि कॉमन वैरायटी को हम डक्टल कैंसर कहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि ट्यूमर्स के ऊपर क्या रिसेप्टर्स है। जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो उसके ऊपर समझे मार्कर है कैंसर के ऊपर, जिसके बेस पे हम कैंसर की ट्रीटमेंट चूज करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में 3 रिसेप्टर्स हम देखते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा मार्कर HER2 रिसेप्टर होता है। तो एक मिनट डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है कि जो एस्ट्रोजन की जो पिल है वो हाँ, कैंसर को बढ़ावा देती है एकदम, अगर छोटा सा भी है तो वो एकदम बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, जी ये कैंसर के ऊपर, जिन कैंसर्स के ऊपर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत सारे रिसेप्टर्स है उसके ऊपर, तो समझिए एक तरह से मार्कर है। वो जो सेल है, वो कैंसर का सेल एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको एस्ट्रोजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो अगर आप उसको एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन देते हैं, तो वो कैंसर जो है उसकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ावा दे देती है। समझिए कि आप फायर के ऊपर तेल डाल रहे हैं, तो आप जी उसको फ्यूल कर रहे हैं कि उससे जी और ग्रोथ होगा। तो जी तो इसीलिए बायोप्सी से पता चलता है कि रिसेप्टर्स क्या हैं, और रिसेप्टर के जैसे एस्ट्रोजन्स का यूज फीमेल्स में, एक्सेसिव एस्ट्रोजन्स का यूज हैज बीन एसोसिएटेड, उससे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर के काफी ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, सारे नहीं, नॉट ऑल, काफी जी सारे ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन पॉजिटिव होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, जी तो उनको वो एस्ट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए, तो वो उनका फ्यूल है इन अ वे। जी। तो मैंने कई केसेस देखे जिसमें अपने घर में कुछ दोस्तों में ये कि एस्ट्रोजन से, तो उसका इल्म तो डॉक्टर के पास होना चाहिए ना कि इसको इस एस्ट्रोजन देनी है कि नहीं देनी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे से तो तो कोई उसको आप पेशेंट नहीं कैसे जज मांगता था। करते हैं? हाँ जी, तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जी ऑफ कोर्स हमारे भी कई पेशेंट हैं जिनको एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे एस्ट्रोजन रिसेप्टर का पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जब उनको ट्रीटमेंट्स देते हैं तो हम उस एस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं, पर उसके साइड इफेक्ट्स भी पेशेंट्स को होते हैं, बिकॉज ऑफ जो लैक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी से फीमेल बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं, जो कि उनको कईयों को नहीं सूट करते। कईयों को बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस या ड्राइनेस की कंप्लेन होती हैं, कईयों को यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है, कईयों की बोन्स वीक हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और कई पेशेंट्स ये जानते हुए भी कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी से होने वाले सिम्टम्स को नहीं हैंडल कर पाते। तो जिसको हम कहते हैं कि एज अ डॉक्टर आपको सब बैलेंस करना है, कि एक रिस्क कैंसर के रिकरेंस का, कैंसर को कम करने की तो जिम्मेदारी है, उसके अलावा जिम्मेदारी ये भी है कि आप पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें, क्योंकि जिंदगी जीने का मजा तभी है कि आपके सिम्टम्स भी कम नहीं हो। बैलेंस बहुत जरूरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ में। जी। और दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे कि
जब 50 या जब मेनोपॉज में औरत जाती है तो उसको हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी एस्ट्रोजन दे देते हैं और उससे फिर भी कैंसर हो जाता है। तो उसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि आई उसके लिए क्या क्या चीज है कि जिससे कि डॉक्टर ये बता सके आप इस चीज को लें और या आप इस चीज को ना लें। आई थिंक एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में प्रॉपर डिस्कशन होना, जैसे कि पेशेंट को इन्फॉर्म करना जी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जैसे पेशेंट इन्फॉर्म्ड होता है कि इससे मेरा कैंसर रिस्क बढ़ सकता है, तो कई पेशेंट्स जो हैं चूज कर सकते हैं कि नहीं, हम कुछ नेचुरल चीज़ें ट्राई कर लें या सिम्टम रिलीफ कर लें। तो एक प्रॉपर डिस्कशन, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिस्कशन, कि एक दूसरे के साथ खुली बातचीत करके समझना कि क्या साइड इफेक्ट्स है ट्रीटमेंट के, बताना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट की अपनी अवेयरनेस भी होना, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जी बेस्ट है कि आप इस रूट में ना ही जाएं, कि आप ना लें एस्ट्रोजन। जी सेकेंडली, मिनिमम यूज पॉसिबल और फॉर द जी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, कि जितना कम से कम इस्तेमाल और ज़्यादा लंबा ना यूज करें, ताकि ईयर्स ऑफ एस्ट्रोजन, कोई भी चीज़ आप लगातार करते हैं उसका असर होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो जी। सेम चीज़ की अगर आप कम यूज़ करें और कम अमाउंट में यूज़ करें, कम ड्यूरेशन के लिए करें, तो बेस्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनप्रीत चड्ढा जी से, और ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम इनसे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, जाइएगा नहीं कहीं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम अपने सब दर्शकों से, जिनके कोई मित्र या कोई फैमिली मेंबर अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनको हमें हौसला देना है। हमें कैंसर को हराना है, हारना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। समझाना है हमें उन्हें कि आप जियो, अपने लिए ना सही किसी दूसरे के लिए जियो, उम्मीद रखो सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनप्रीत चड्ढा जी से, मनप्रीत जी, इसमें कैंसर में क्या कोई सपोर्टिव थिंग्स हैं या कोई विटामिन्स या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो इसको हील कर सकती हैं? तो आई थिंक मंजू जी, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिशनर की तरह मैं आपको कहूँगी कि आजकल जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, जी उनका सबसे इम्पोर्टेंट फोकस जो है, ऑफ कोर्स हम ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी तो यूज करते ही हैं, जी पर आजकल जो नई मेडिसिन जितनी आ रही हैं, वो सारी जो है गेटिंग, जो हम दूर हो रहे हैं कीमोथेरेपी से, ज्यादा दूर हो रहे हैं। हम जी नई टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट्स यूज करें, जिनके एक तो बॉडी पे साइड इफेक्ट्स कम हो। क्योंकि हमें लर्न हो गया कि जैसे जैसे मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल दिया कि एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जी इसी तरह से हम लर्न कर रहे हैं साइंस के थ्रू कि हर कैंसर में उसकी कोई ना कोई कमजोरी है, जिसके ऊपर अगर हम अटैक करें तो जी वो कैंसर श्रिंक कर जाता है। तो जी काफी अब ट्यूमर्स की, जैसे आप देखेंगे, उनकी ट्यूमर की प्रोफाइलिंग या सीक्वेंसिंग करते हैं, जैसे हम आइडेंटिफाई कर सके उनको और उसको टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट करें। तो ये जो जी टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट है, इनके साइड इफेक्ट्स कम है, और इसीलिए और इम्यून थेरेपीज भी जा रही हैं, जो अपने इम्यून सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं फाइट करने के लिए। जी जो आपका सवाल है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन या विटामिन इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जी उनका एक डेफिनेटली गुड सपोर्टिव रोल है, जिसको मैं मानती हूँ। जी जैसे आप देखिए कि खाली विटामिन लेने से कैंसर प्रिवेंट नहीं होता। इनफैक्ट मतलब मल्टीपल स्टडीज हुई हैं जिसमें कि इसका कोई बेनिफिट वन वे और द अदर नहीं देखा गया कि अगर हम विटामिन लेते हैं तो कैंसर नहीं होगा। जी पर क्लियरली जिन पेशेंट्स में कोई विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, तो उनको रिप्लेस करना कोई उसको हार्म नहीं देता। अगर किसी को लो आयरन है या लो B12 है, तो आप उसको सिर्फ रिप्लेस करें कि सिर्फ नॉर्मल रहने के लिए, तो वो हेल्दी है। जी क्या वो कैंसर प्रिवेंट करेगा? इनफैक्ट मल्टीपल स्टडीज इस इफेक्ट में हुई हैं, वो नहीं करते। इनफैक्ट कुछ कैंसर्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जो स्मोकर्स हैं, उनमें अगर बीटा कैरोटीन ली जाए या विटामिन ई ली जाए, तो उससे कैंसर्स इंक्रीज होते हैं। बीटा कैरोटीन इन स्मोकर्स के साथ लंग कैंसर इंक्रीज होता है, जी विटामिन ई के साथ प्रोस्टेट कैंसर इंक्रीज होता है। तो बिना सोचे समझे विटामिन मत लें। तो विटामिन वगैरह का सपोर्टिव रूल हो सकता है, अगर आप उसको न्यूट्रिशन में लें, डाइट में लें, तो बेस्ट है।
सेम थिंग विद आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो आप जरूर अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि कई बार वो मेडिसिन जो है, हर्ब्स जो हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट के साथ इंटरफेयर कर सकती है। तो ऐसी कोई अभी प्रूवन हर्ब नहीं है जो कि कैंसर को एकदम खत्म कर दे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हर कैंसर यूनिक है, हर कैंसर स्पेसिफिक है, हम लर्न कर रहे हैं कि हर एक कैंसर टू कैंसर डिफरेंट है। तो कोई ऐसे मैजिक मंत्र नहीं है जो कि सबको सब कैंसर के लिए इक्वली डिवाइड करेगा, क्योंकि वो साइंस के बेसिस के ही आप सोचे तो अगर हम इतनी स्टडी करके एक कैंसर के अगेंस्ट इतनी स्पेसिफिक टारगेट ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें ये कमजोरी है, उसमें ये है, हर कैंसर डिफरेंट है। सर्टेनली ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जरूर किया जा सकता है, ऐसी चीजों को ऐड किया जा सकता है, पर ये सोचना कि सिर्फ उसी से कैंसर ठीक होगा, वो सही नहीं हो, गलत होगा, क्योंकि साइंटिफिकली उसकी तो कोई ये एविडेंस नहीं है। कीमोथेरेपी जो है ये आप किस स्टेज पर देते हैं, क्यों देते हैं, और इसका क्या मतलब, क्या उपाय, मतलब क्या रिएक्शन होता है? आपने देखा रिएक्शन बहुत होता है कीमो का, इंसान टूट जाता है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? जो कीमोथेरेपी, जो उसको हम ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी है, जिसको जी हम रिलेट करते हैं कीमोथेरेपी से, दे आर ओल्डर केमिकल्स जो कि जो कि जो कैंसर का डीएनए होता है, जो जीन मटेरियल होता है, जी जिसके कारण वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है, हम उसको डैमेज करते हैं। अब जी ये याद रखिए कि कैंसर जो है बाहर का बैक्टीरिया नहीं है, कैंसर आप ही के बॉडी के ऑर्गन से स्टार्ट हुआ है। तो जी इसीलिए जो हम कीमोथेरेपीज देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स का सम साइड इफेक्ट होता है, पर वो बैक्टीरिया के केस बनाई गई है, तो इसलिए उसका असर हमारी बॉडी पे उतना बुरा नहीं होता जितना कि कैंसर की दवाई का होता है, बिकॉज कैंसर जो है आप ही की बॉडी से स्टार्ट हुआ है, आप ही के बॉडी का एक सेल चेंज हुआ है, तो जी इसलिए इन दवाइयों का बुरा असर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि जी वो हमारी ही बॉडी का एक पार्ट है, हम उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी नॉर्मल बॉडी पे भी असर होता है। तो जो क्वेश्चन है कि किस स्टेज में यूज किया जाता है, ये कैंसर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो जी कई कैंसर्स में, मोस्ट कैंसर्स में स्टेज 1 जिसको हम स्टेजिंग करते हैं कैंसर की, बहुत छोटा अर्ली स्टेज, जी मोस्ट कैंसर में अर्ली स्टेज में हमें कीमोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं होती। जी टिपिकली जो कैंसर की बाकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 2, 3 या 4 जी में यूज किया जा सकता है, और मोस्ट कॉमनली एडवांस स्टेज जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं, जिसमें कि कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड कर चुका है, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर लंग में चला जाए या बोन में चला जाए, जब वो स्प्रेड कर जाता है बॉडी में, मोस्ट कॉमनली कीमोथेरेपी उस स्टेज में यूज करी जाती है। जी जैसे कि डॉक्टर साहब कभी अगर आप, एक पर्सन है, एक महिला है, वो यहाँ आई है और यहाँ आकर उनको लगे कि उनको कैंसर हो गया, उनकी कीमोज भी हुई है, फिर उसके बाद खाना बंद हो जाता है, तो डॉक्टर बता देते हैं कि अभी ये 1 साल जिएंगी या 2 साल जिएंगी। क्या उनको खाना, अच्छा मील देने से या उनके न्यूट्रिशन थिंग्स देने से उनकी लाइफ बढ़ सकती है? तो डेफिनेटली जिसको हम कैंसर सर्वाइवरशिप कहते हैं, जी दैट इज, सर्वाइवरशिप इज अ जर्नी जो फ्रॉम द टाइम जब आप डायग्नोज हो तब तक, जब तक आप लिव करें। तो जी सर्वाइवरशिप में न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, इन मेनी कैंसर्स एसोसिएट किया गया कि जो लोग एक्टिव रहते हैं और जो लोग अच्छा न्यूट्रिशन का भी आ रहा है, पर जो लोग एक्टिव रहते हैं, ये प्रूवन है कि जो पीपल जो एक्सरसाइज करे 3 से 5 घंटे, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 5 आवर्स, यानी कि हफ्ते में 3 से 5 बार आप 1-1 घंटा कुछ एक्सरसाइज करें, जी मूव करें। जो पेशेंट्स एक्सरसाइज करते हैं या जो पेशेंट नहीं करते, जब उनको फॉलो किया गया, जो एक्सरसाइज करते हैं वो लंबे टाइम तक जिए, और उनका कैंसर का रीअकरेंस, कैंसर कमिंग बैक, जो बाद में कैंसर वापस आने का चांस भी रिड्यूस होता है। तो पर अगर वो definitely खाना true है। ही नहीं खा रहे हैं, अब एक इंसान है, उसको कीमो हुई है, कीमो के बाद उसके अंदर खाना जा ही नहीं रहा है, तो उसको खाने के, उसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एंड ऑल्सो जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन की सोसाइटीज हैं, जो बेस करती हैं आजकल न्यूट्रिशन का जो फोकस है, न्यूट्रिशन हैज टू बी इम्पोर्टेंट। तो एनकरेज करना आप न्यूट्रिशन खाना, और चॉइस जो आप खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिकमेंडेशंस हैं कि आप जो 50% जो आपका मील हो शुड बी वेजिटेबल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जी 30% वेजिटेबल, 20% फ्रूट, एंड देन बाकी जो डिवीजन बिटवीन हेल्दी फैट्स,
सो फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हेल्दी फैट्स हैं ओमेगा 3, जो कि फ्लैक्स सीड, अलसी के सीड्स जो होते हैं, हेल्दी फिशेस उसमें होता है, फिशेस में ओमेगा 3 जो है, फिश ऑयल्स जो हैं, या फिर हेल्दी ऑयल्स जो आप यूज़ करते हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनमें आप अलसी के सीड जो है, फ्लैक्स सीड में काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 होता है। तो आप ओमेगा 3 जो हैं वो हेल्दी, एवोकाडोज, हेल्दी फैट्स अगर आप यूज़ करें, ऑलिव ऑयल, इंडिया में उसका जो कंकरेंट जो हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, दीज आर हेल्दी। जो इवन हमारे जो नेचुरल जो हम डाइट में इंडियन कुकिंग में कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, दे आर ऑल हेल्दी, स्पाइसेस एंड गार्लिक, जो लहसुन, जो हमारे नेचुरल, जो हमारे जो हमारे मसाले डब्बे में होता है, वो चीज़ें काफ़ी हेल्दी है। टर्मरिक तो आपको आजकल देखा ही होगा, आपको जी हल्दी के दूध को गोल्डन मिल्क करके मिलता है यहाँ पे, जी तो जी हल्दी की टैबलेट्स मिलती है। सो हल्दी हैज बीन एंटी इन्फ्लेमेशन जो है, एंटी कैंसर इफेक्ट काफी है। तो आप डाइट फॉर श्योर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि वो अपने आप को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकें। तो मेरे हिसाब से मंजू जी, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले कहूँगी, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल के बारे में तो करना ही कहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहूँगी कि प्लीज़ जाके डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं। जो जी कि मुझे लगता है कि हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तो जाएंगे, क्योंकि जी फिक्स क्यों, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों जी जाना। जी तो वो बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन के लिए ज़रूर जाए, जी स्क्रीनिंग्स करें, अपनी स्क्रीनिंग जैसे मैमोग्राम्स हैं, कोलोनोस्कोपी है, जी पैप स्मीयर्स हैं जो फीमेल्स के लिए होते हैं, लेडीज के लिए, जी इवन जो स्मोकर पेशेंट्स हैं उनके लिए लंग कैंसर स्क्रीनिंग, कैट स्कैन्स अप्रूव्ड है, जी पीएसए टेस्टिंग है मेल्स के लिए। तो जो नोन स्क्रीनिंग्स है जिनके लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं वो तो जरूर करें। दूसरी चीज जो है कि अगर आपको कोई सिम्टम है तो वेट मत करें। अगर आपको जी कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है तो बात करें उसके बारे में, अपने जी डॉक्टर को जाके दिखाएं। वेट नहीं करें कि चलो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वेट नहीं करें, जाके जांच कराएं। और तीसरा जो हमने काफी देर से भी हमने अभी भी बात करी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जी कि डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल जो इवन नॉन स्मोकर्स उसमें ओबिसिटी जो है, मोटापा और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैंसर का। सबसे टॉप कॉज आज जो हमारी जनरेशन और हमारे बच्चों को अफेक्ट करेगा, वो ये दो चीजें होंगी। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको ये चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें, अपने आप को थोड़ा वक्त दें। और डॉक्टर को, अगर आप ठीक भी हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना, तब भी आप अपने रेगुलर टेस्ट करवाते रहें। और आपको पता चलता रहेगा कि, और फिर आपको हौसला भी मिलता रहेगा कि आप जो है बिल्कुल सही हैं। और अपने आप को वक्त दें, एक्सरसाइज करें, फ्रोजन फूड ना खाएं जहाँ तक हो सके। जिस तरह से पुराने ज़माने में कैंसर बहुत कम नज़र आता था, क्योंकि हम लोग 3 मील बनाते थे और वही खाते थे और ताज़ा पकाते थे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारी टीम को। आपके लिए सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे, सूरज की किरणें तेज दें आपको, सूरज की किरणें तेज दें आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दें आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दें आपको। हम जो दे नहीं सकते आपको, हम जो दे नहीं सकते आपको, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे आपको। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। समय बहुत बलवान है और पता नहीं समय कैसे चला गया। तो आप थैंक लोगों से भी यू। हम विदा लेते हैं, दर्शकों से भी विदा लेते हैं। शब्बा खैर, खुदा हाफिज आप सबके लिए। और इसी तरह हमारे से जुड़ते रहिए। हर हफ्ते हम एक ऐसे ही नायाब हीरे की आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर मनप्रीत चड्ढा, आपने शुक्रिया। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंजू जी। खुश रहिए।